मेरा नाम मुदिता है। मेरा एक प्रिय गाना है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। उस गाने की कुछ पंक्तियाँ हैं कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। तो मैं अपना किस्सा सुनाने आज आप लोगों के सामने आई हूँ। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे मेड़ता, जिसे मीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। वहीं पे मेरी आरंभिक शिक्षा कक्षा 8वीं तक वहाँ के मीरा बाल मंदिर विद्यालय में, और उसके बाद की शिक्षा मेरी 9वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है। आमतौर पे हम ऐसा देखते हैं कि बेटियों को लेके, उनके जन्म को लेके बहुत सकारात्मक और प्रगतिशील विचारधारा हमारे देश में नहीं देखी जाती है। हालांकि अब समय बदल रहा है, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक तीसरी बेटी थी। तो लोगों का ये कहना था कि अरे फिर छोरी होगी बेंके। तो मतलब क्योंकि तीसरी लड़की होना अपने आप में एक सेलिब्रेटरी या वेलकमिंग स्टेप नहीं माना जाता है, तो मेरा तो बर्थ ही वेलकमिंग और सेलिब्रेटरी नहीं था। लेकिन आगे की जीवन यात्रा जो रही उसमें भगवान का आशीर्वाद रहा, और कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं जो मैंने देखी, मुझे लगता है उन्हें मैं आपसे साझा करूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा होने के बाद, क्योंकि बचपन से कोई ना कोई एक ड्रीम हम लेके चलते हैं, तो मेरा ड्रीम था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है। क्योंकि कल्पना चावला जी की फोटो हम बचपन से देखा करते थे, अंतरिक्ष की कहानियां सुना करते थे, तो था कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन 12th के साथ और 12th के बाद IIT देने के जो 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो 12th के बाद वाला जो मैंने ड्रॉप वाला अटेम्प्ट लिया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक मैं पढ़ने में एक बहुत अच्छी लड़की थी। 10th क्लास में मेरिट आई, गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से स्कॉलरशिप मिली, जापान जाने का मुझे मौका मिला। तो मेरी लाइफ में ये पहला सेटबैक था जहाँ पे मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन से सीधा एक डाउनफॉल देखा कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिली है। तो पहली बार मुझे लाइफ में फेलियर का मतलब पता चला, और उसी सब ड्यूरेशन में लगा कि अब आगे क्या करें, IIT में तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि 12th क्लास में मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट थे, एडिशनल बायो मैंने ले रखी थी, बट बहुत ज़्यादा बायो का नॉलेज मुझे नहीं था, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट होने की वजह से कभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी मैं उस पर। लेकिन बाद में ये डिसीजन लिया गया कि बायो लेना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्यों ना बायो लेके और नीट की तैयारी की जाए। और जिस साल मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी साल नीट का पहली बार कंसेप्ट आया था, उससे पहले RPMT और AIPMT हुआ करते थे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन था कि नया एग्जाम होने वाला है, जिसके पैटर्न के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पेपर कैसा आएगा इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे फादर और मेरे पापा के कुछ स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर थे, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पढ़ने में ठीक है तो थोड़ी मेहनत करेगी, थोड़ा हम लोग सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, तो हो सकता है निकाल ले। तो मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की। पहली बार एकदम एकदम बेसिक से मैंने पढ़ना शुरू किया। 11th और 12th की बायो, मैंने जो 12th का एग्जाम दिया वो बिल्कुल ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दिया था, तो कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी। तो जो नीट के अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जब तैयारी शुरू की मुझे बेसिकली कुछ भी नहीं आता था, लेकिन 11th और 12th दोनों की बायो मैंने एक ही साल में पढ़ी। एक ही साल में मैंने उसी साल फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी नीट के लिए। और उस साल ये दिक्कत थी कि बायो की जो NCERT थी वो नई NCERT थी, तो हिंदी की NCERT में स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो मैं हिंदी माध्यम की छात्रा रही 12वीं कक्षा तक, तो कभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का या बहुत ज़्यादा ऐसा कि इंग्लिश पर फ्लुएंट कमांड हो ऐसा नहीं था। लेकिन तब मुझे समझ में आया NCERT को पढ़ के कि ये तो दिक्कत होगी, पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है हमारा। तो शुरुआत के 2-3 महीने मैंने केवल ट्रांसलेशन किया। मैं इंग्लिश की NCERT और हिंदी की NCERT दोनों साथ लेके बैठती थी, और पूरी बुक्स को मैंने 11th और 12th की ट्रांसलेट करके हिंदी की NCERT में जितनी भी गलतियां थी उनको ठीक किया, और उसके बाद मैंने उन बुक्स का रिवीजन स्टार्ट किया। तो जो नीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर एक साल में मैथ्स बैकग्राउंड से आकर बायो में मैं पढ़ सकती हूँ, और उस साल फिर मुझे 6000 ऑल इंडिया रैंक हासिल हुई, और राजस्थान का सेकंड टॉपर जो कॉलेज आमतौर पे कहा जाता है डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की। तो यहाँ तक की यात्रा में कभी भी UPSC मेरा एक बहुत जो कहें कि एक दृढ़ संकल्प नहीं था।
बैक ऑफ द माइंड हमेशा, जैसे क्योंकि हर बच्चे की स्टोरी होती है कि उनके स्कूल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं या फिर किसी कार्यक्रम में उनको देखा होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा के रूप में रहते हैं। वो मेरी भी थी प्रेरणा, लेकिन कभी उस तरीके से उस प्लान को दिशा देने के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज में आई, मैंने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फिर मैं कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल में लिटरेरी सेक्रेटरी बनी। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को नज़दीक से देखा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, आप जब स्टूडेंट लीडरशिप में होते हो तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कार्य प्रणाली होती है उसको आप देखते हो। तो वो कार्य करते करते 1 साल मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, उसमें मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मुझे लगता है टफ डिसीजंस थे। कुछ ऐसे मैंने परसुएशन वाले जो है लोगों को काम करवाए। तो मुझे लगता है कि उन सब की वजह से एक कहीं न कहीं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की भावना जो है वो तब मेरे में आई, और मुझे लगा कि मैं ज़्यादा फिट हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए, बजाय कि सिर्फ मेडिकल में रहने के। तो उसके बाद जैसे मेरा 3rd ईयर फाइनल ईयर आते-आते ये डिसीजन लिया गया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो 2013 का नीट क्लियर करने के बाद मार्च 2019 में मेरा जो है एमबीबीएस कंप्लीट हुआ इंटर्नशिप के साथ, और तब मैंने तैयारी शुरू की। उसी साल मेरे कई साथी लोगों ने भी तैयारी शुरू की। तो 2 जो है डिफरेंस बहुत बड़े थे। एक तो मेरे साथ, क्योंकि एमबीबीएस इंग्लिश में होती है, और ये भी होता है कि 6 साल पढ़ते-पढ़ते आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ ठीक-ठाक हो जाती है। चाहे आप हिंदी माध्यम की भी हैं, अगर आप किताबें ढंग से पढ़ते हैं तो आपकी पकड़ हो जाती है। तो एक तो ये कि कौन से माध्यम का चयन किया जाए, हिंदी माध्यम से पेपर दिया जाए या इंग्लिश माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से पेपर दिया जाए। तो इसका डिसीजन मेरे लिए थोड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ी हूँ, तो उस वजह से हिंदी भाषा पर मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। कॉलेज में भी मैंने कई सारी हिंदी प्रतियोगिताओं में, डिबेट में, भाषणों में, इन सब में, कविताओं में, इन सब में हिस्सा लिया था। तो हमेशा से ये था कि हिंदी पर पकड़ अंग्रेजी से तो ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन मेरे साथ वाले सब लोगों ने इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट किया। तो उन सब से एक अलग डिसीजन लेना, और खासकर तब ये जो समय था हिंदी माध्यम के लिए 2016-17 से लेके और 20-21 तक का समय हिंदी माध्यम के लिए परिणाम की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल समय नहीं था। तो उन विषम परिस्थितियों में ऐसा डिसीजन लेना भी कहीं ना कहीं लग रहा था खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला डिसीजन तो नहीं है, बट वो होता है कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है, मुझे लगता है हर इंसान को वही सुनना चाहिए। मुझे मेरी अंतरात्मा हमेशा ये कहती थी कि मेरा सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो सकता है। तो फिर मैंने हिंदी को माध्यम चुना, और क्योंकि मेरी बचपन से ही कविताओं में रुचि थी तो मैंने हिंदी साहित्य को मेरा ऑप्शनल विषय चुना। उसके बाद दूसरा डिसीजन था, क्योंकि 2019 मार्च में हमारी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, थोड़ी थोड़ी तैयारी इंटर्नशिप के साथ हम लोग देख रहे थे किताबें, एनसीईआरटी वगैरह। तो 2019 वाला पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसको लेके भी बड़ा सोच विचार किया गया। मेरे साथ वाले कई लोगों ने पेपर दिया, बट मुझे ये था कि मैं पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियस तरीके से तैयारी करके दूंगी, और ये सोच के मैंने 2019 वाला अटेम्प्ट स्किप किया, 2020 का सोच के और तैयारी स्टार्ट की। 1 साल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तैयारी की, कोचिंग में रह के तैयारी की, और उसके बाद आपको लगता है कि ये अटेम्प्ट आप बहुत सीरियसली देने वाले हो, जून 2020 वाला अटेम्प्ट, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोविड आ जाता है, जिसका किसी ने कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। और तब भी आपको लगता है कि कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त दिल्ली में माहौल इतना ज़्यादा ऐसा हो गया था कि कोई भी अपनी हेल्थ को रिस्क पे डालने को तैयार नहीं था। तो घर वालों ने ये डिसीजन लिया कि जो है घर पे शिफ्ट किया जाए। तो मैंने घर पे शिफ्ट किया, और उसी वक्त क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन के जो है वो रिक्रूटमेंट निकाली, वो एग्ज़ाम्स की रिक्रूटमेंट आई। तो मेरे साथ वाले जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेरे कलीग्स, सब ने उस एग्ज़ाम को देने का डिसीजन लिया। तो उस पेपर में कुछ गलतियां हुई, कुछ बार बार पेपर होने की वजह से 2-3 बारी वो पेपर रीशेड्यूल हुआ, और फाइनली पता चलता है कि मेरा उस पेपर में भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल आप मेडिकल साइंस से बहुत दूर रह गए हो, और 1-2 महीने में पढ़ के आप उसको उतना रिकवर नहीं कर पाए, सिलेबस को कवर नहीं कर पाए कि आप मेडिकल ऑफिसर के लिए गवर्नमेंट एग्जाम में, मैं 1 या 2 मार्क्स से, बहुत कम क्वेश्चन से मिस कर दिया मैंने उस पेपर को। तो ये भी अपने आप में एक तनाव उस वक्त था कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस की है, थ्रू आउट कॉलेज आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, हमेशा आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं,
बट अब आपका रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत कम मार्क्स से मिस हो गया है। लेकिन उस वक्त ये था कि अभी सर्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे सर्व किया जाए। और जब आपके आसपास वाले कमा रहे होते हैं तो थोड़ा आपको ये भी स्ट्रेस होता है कि ये सब लोग जो हैं अर्न कर रहे हैं, हम अर्न नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग सर्व कर रहे हैं, हम सर्व नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी प्रिपरेशन जो है उसको एक बारी आगे खिसकाया जाए, पोस्टपोन किया जाए। और उस प्रिपरेशन को मैंने पोस्टपोन करके ये डिसीजन लिया कि क्योंकि कोविड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब हम जाते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें। एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विसेज है वो जॉब नहीं है, वो सर्विस है, तो लोगों को सर्व करना उसका पर्पस है। तो मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से मैं लोगों को सर्व कर सकती हूँ। तो मैंने जयपुर के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने सर्व करना स्टार्ट किया। तो कोविड की जो सेकेंड वेव थी, वो सेकेंड वेव में मैंने पूरा सर्व किया। और उस वक्त ये जो प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट है वो पूरा मेरा छूट गया था, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल के जो ड्यूटी आवर्स होते थे मेरे, वो 24 आवर्स के यूजुअल साइकिल होता था। और कई बार हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब होती थी कि 48, 72 या 96 आवर्स भी हमने स्ट्रेट सर्व किया था। तो उस सिचुएशन में एक तो खुद की प्रिपरेशन को छोड़ना वो एक तनाव का कारण था, और दूसरा उसके साथ तनाव का कारण था कि अपने आसपास बहुत यंग लोगों की डेथ देखना, और जो अनएक्सपेक्टेड आपको लग रहा है इस मिनट ये लोग सरवाइव कर जाएंगे, अगले ही मिनट उनको अपनी आंखों के सामने जाते देखना। तो वो फेज अपने आप में हम डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी एक टफ फेज था। तो धीरे धीरे उस फेज से बाहर हम लोग निकले और फिर तैयारी करना शुरू किया। फिर डिसीजन लिया कि इस बार का अटेम्प्ट दिया जाए, बट क्योंकि हॉस्पिटल के साथ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, तो जो दूसरा अटेम्प्ट भी था 2021 वाला, वो अटेम्प्ट भी प्रीलिम्स नहीं लिखा। तो दोनों अटेम्प्ट 2020 और 2021 वाले मेरे अटेम्प्ट जो थे वो मेरे हेल्थ सेक्टर के साथ साथ चले, और दोनों अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई। फिर क्योंकि 2-3 साल हो गए थे प्रिपेयर करते करते, 21 आ गया था 2019 से, तो ये लग रहा था कि इस तरीके से जॉब के साथ तो सर्विस के साथ, हेल्थ सेक्टर की सर्विस के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये डिसीजन लिया गया कि इसको छोड़ा जाए और एक बारी फुल टाइम जो है प्रिपरेशन को टाइम दिया जाए। बट ये डिसीजन लेते लेते मैंने इतनी देर कर दी कि मई 2022 में एग्जाम था, और ये डिसीजन लेते लेते ऑलरेडी मार्च 2022 आ गया था। तो 2 ही महीने बचे थे प्रीलिम्स में। बट ये सोचा कि कोई बात नहीं, अब 2 महीने बचे हैं तो 2 ही महीने अच्छे से लग के पढ़ा जाए, क्योंकि पहले थोड़ा पढ़ रखा है, तो जितना ज़्यादा मेहनत इस बार कर लेंगे एग्ज़ाम निकल जाएगा। उन 2 महीने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और फिर वहाँ की डे लाइब्रेरी, मैं हमेशा रात को पढ़ने वाली हूँ, लेकिन मुझे दिन की लाइब्रेरी, जयपुर में दिन की ही लाइब्रेरी मिली, वहाँ रात को लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी। तो खुद को वापस रीशेड्यूल करना, उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रीशेड्यूल करना। लेकिन उस अटेम्प्ट में मैंने उन सारी, हर अटेम्प्ट में 2020 और 21 के अटेम्प्ट में मैं हर बार ये सोचती रही कि कैसे भी करके अगर मैंने प्रीलिम्स निकाल भी लिया तो मेरी इतनी तैयारी तो नहीं है कि मेरा मेंस निकल जाए, और यही सोच के मैंने प्रीलिम्स में कभी फुल एफर्ट्स नहीं लगाए। लेकिन जब 2022 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने इस बार अपनी अप्रोच को चेंज किया। मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, मेंस की प्रिपरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बार प्रीलिम्स निकाला जाए, फिर देखा जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच देखा जाएगा कि कितना हम प्रिपेयर कर पाते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि 2019-20 में जब एक साल मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, तब मैंने खूब अच्छे से आंसर राइटिंग की थी, और मेरा ऑप्शनल भी मैंने तैयार किया था। लेकिन उस सबको 2-3 साल हो गए थे, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम निकल गया, बट अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेंस को कैसे साधा जाए। तो ये समझ में आया कि हिंदी माध्यम से अगर आप हैं तो आपका ऑप्शनल, आपका इथिक्स का पेपर और आपका एसे का पेपर, ये जो है अच्छे पेपर होने चाहिए, क्योंकि ये चारों पेपर आपको अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। तो यही सोच के फिर मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनी, सर के गाइडेंस में, विकास सर के गाइडेंस में, मेंटर सर के गाइडेंस में मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो क्लियर करके मेंस की तैयारी करना शुरू किया। उसमें भी कई ऐसी परिस्थितियां थी, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे दादाजी बहुत बीमार थे, तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन थी जिससे लग रहा था कि मेंस का एग्जाम तो नहीं निकल पाएगा। इनफैक्ट हमारा जब 16 सितंबर को एग्जाम था, मुझे याद है मेरे दादाजी इतने ज़्यादा बीमार थे कि 13 सितंबर को मैंने सर से बात की और उन्होंने बोला कि सर मैं मेंस देने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, इस बार का मेंस स्किप किया जाना चाहिए।
तो इस तरह के मेंटल लेवल से जैसे तैसे उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया कि नहीं आप पेपर दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसके बाद मैंने मेंस के एग्ज़ाम दिए और बस मुझे ये लगा, मुझे मेरे साथ ये था कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स ठीक थी। तो मेरे लिए टास्क पेपर कंप्लीट करना था केवल, क्योंकि कंटेंट मेरा बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था। तो पेपर कंप्लीट करने के लिए बस मुझे जितना समझाया गया, जितना मुझे नोट्स दिए गए, उनको मैंने पढ़ने की कोशिश की। और क्योंकि मेरे साथ आंसर राइटिंग स्किल अच्छी थी, तो मेरे टीचर्स, मेंटर्स इस बात को लेके श्योर थे कि तुम ठीक-ठाक आंसर लिखती हो, तो अगर तुम सारे आंसर्स लिख के आ जाओगी, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वही मैंने किया भी। मैंने सारे पेपर्स को एकदम कंप्लीट किया। मैं किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आई। और क्वालिटी भी मेरे कुछ आंसर्स की बहुत अच्छी थी, कुछ की एवरेज थी। 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में मेरे बिलो एवरेज क्वालिटी के थे। लेकिन मेंस का पेपर मेरा निकल गया। और जब मेंस का पेपर निकला, तो वही ये बात मुझे अंदर-अंदर हमेशा से पता थी कि ये मेंस का पेपर मेरा बहुत बाउंड्री से निकला होगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस बार की अगर लिस्ट में मुझे आना है, तो मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यही बात हुई भी। मैंने सर को कॉल जब 6 दिसंबर को किया रिजल्ट बताने के लिए, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब तुम में जितनी ताकत है, उतनी सारी ताकत जो है, वो इंटरव्यू के लिए तुम लगा दो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में खूब सारे वाइवास दिए हैं और यूपीएससी के पैनल में ऐसा होता है कि 5 मेंबर्स बैठे होते हैं, तो हमारे फाइनल ईयर में भी कुछ वाइवास ऐसे हुए हैं मेडिसिन के, जिसमें आप एक के बाद एक लगातार वाइवास देते हैं। तो कहीं न कहीं वो भी प्रिपरेशन थी, बचपन से माइक होल्ड करके कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेटर की, वो भी प्रिपरेशन थी। तो एक ये था कि बस अगर कंटेंट अब प्रिपेयर कर लिया, तो इंटरव्यू को साधा जा सकता है। तो मैंने जितनी मेहनत अपनी प्रीलिम्स और मेंस में की थी, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत मैंने मेरे इंटरव्यू के लिए की थी। क्योंकि मुझे ये पता था कि इंटरव्यू एक ऐसा फेज़ है, जो मेरा इस साल के रिज़ल्ट में सब कुछ डिसाइड करने वाला है। तो पूरा कंटेंट पढ़ना, सब कुछ करना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करना, पूरा हम लोग जितने भी लोग थे जिनका इंटरव्यू होने वाला था, सारे 10-15 लोग बैठ के प्रॉपर डिस्कशन करते थे। डेफ को ध्यान से भरने से लेके और अपना आउटफिट डिसाइड करने तक, मैंने हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिसाइड की थी। उसके बाद लेकिन इंटरव्यू से जस्ट 10 दिन पहले, जैसा मेरा 8 फरवरी को इंटरव्यू था, तो 20 जनवरी से 30 जनवरी को मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरी ये सिचुएशन भी नहीं थी कि मैं बेड से उठ पाऊँ। इतना ज़्यादा मुझे वायरल फीवर और ये सब हुआ। तो उस वक़्त मुझे पहली बार ये लगा कि ये इंटरव्यू हाथ से निकल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। लेकिन मेरी इस पूरी यात्रा में, मेरी यूपीएससी की जितनी भी यात्रा रही है, या मेरे उससे पहले भी मेरी एमबीबीएस की जो यात्रा रही है, उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशनल फैक्टर रहा है, वो कविताएँ रही है। क्योंकि कविताओं का मुझे बहुत शौक था। तो जो राम की शक्ति पूजा कविता है, उसकी पंक्तियाँ हैं, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। तो वो कविता की पंक्तियाँ जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि एक और मन है जिसे थकना नहीं है। तो यही सोच के मैंने वापस खुद को ग्रैस्प किया, उन नोट्स को रिवाइज़ करना शुरू किया और मैंने 7-8 दिन में रिवाइज़ करके 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया, जितना मेरा मॉक इंटरव्यू गया था। 1 तारीख को मैंने फाइनल मेरा मॉक इंटरव्यू दिया था और उस मॉक इंटरव्यू में भी ऐसा प्रेडिक्शन किया गया कि मैं 200 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। तो उसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं अपने फाइनल के इंटरव्यू में गई थी। तो मेरी इंटरव्यू की जर्नी इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी माध्यम के इंटरव्यू के लिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये भी था कि एक इस मिथ को भी तोड़ना है और खुद का सिलेक्शन तो लेना ही है, तो इसके लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। वो हुआ भी, मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 204 मार्क्स मिले और वही मार्क्स मेरे लिए सिलेक्शन के डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बने। तो ये मेरी यहाँ तक की यात्रा थी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कुछ गलतियाँ की, जो मैंने कुछ सीखा, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म से। सबसे पहले तो लड़कियों के लिए मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि आम तौर पर एक तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ हेजिटेशन होती है बाहर भेजने की, या उनके कुछ अपने चिंताएं होती हैं, कुछ डर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को 4 बच्चियाँ हैं, उन्होंने चारों बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया है।
कई बार जब आसपास के लोग ऐसा कहते थे कि आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं या ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि हमारा तो यही तीर्थ है, यही हमारी गंगा नाई है, हमारे बच्चे पढ़ लिए तो वही हमारे लिए सब कुछ है। तो जितना डेडिकेशन, जितना कमिटमेंट मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने हमारी एजुकेशन को लेके रखा, उतना ही अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो है मेहनत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं बच्चों से ये कहना चाहती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, उस फेज में हैं, अगर आपको मौका मिला है तो प्लीज सीरियसली प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं दी जाएगी। और इतना मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको पढ़ने से रोकेंगे। ये कहना कि हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, हाँ कुछ मामलों में सिचुएशन एडवर्स होती है, वो बात भी ठीक है, लेकिन हमारा खुद का मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा ये कि कुछ लोग अपनी लाइफ में ऐसे रखें जो आपको उन समय पे मोटिवेट कर सकें जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं। पहली बात तो ये कि जब डीमोटिवेटेड हों तो उसको एक अननेसेसरी बर्डन का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि आप प्रिपरेशन फेज में हैं, सारे दिन आपके अच्छे नहीं होने वाले हैं, कभी लाइफ एकदम परफेक्टली स्मूथली नहीं चलने वाली है। तो वो दिन जब आप मोटिवेटेड हैं ज़्यादा अच्छा पढ़ें, वो दिन जब आप डीमोटिवेटेड हैं ये सोच के पढ़ें कि आज का मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। और अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखें जो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाएं। जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको मैं अक्सर कॉल किया करती थी और मैं उसको बोलती थी कि तुम मुझे बताओ और कॉलेज में मैंने क्या अच्छा किया। या फिर जब मैं 10th में मेरिट में आई थी तो कई बार मेरे घर वाले वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है उसकी फ़ोटो मुझे भेजा करते थे। मेरी फैमिली मुझे ये सपोर्ट किया करती थी कि तुम्हारी चिंता सिर्फ प्रिपरेशन की है, रिजल्ट तुम्हारा ठीक ही आएगा, हमें पूरा विश्वास है। मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स, मेंटर्स हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम निकल जाओगी। तो ऐसे लोग जो आपकी सकारात्मक पक्ष को जानते हैं और आपके लिए एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म आपका रखते हो, जो आपकी आलोचना करें लेकिन आप में सुधार की दृष्टि से आलोचना करें, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें, तो आपकी यात्रा ज़्यादा अच्छी होगी। और इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि 3, 4, 5 गलतियाँ जो मैंने की, वो गलतियाँ आप लोग ना करें। पहला ये है कि प्रिपरेशन की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाना। मेरे कोई भी बैकग्राउंड में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे सिविल सर्विसेज के लिए हेल्प कर सके, तो मैं शुरू से मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नेग्लेक्ट किया, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग्स ढंग से नहीं की, कभी मैंने टेस्ट सीरीज के तौर पे आंसर राइटिंग नहीं की, क्लासेस में की बट कभी टेस्ट सीरीज के तौर पे आंसर राइटिंग नहीं की। और मैंने कभी रेफरेंस बुक पे मैंने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो हर एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक्स। तो इनको इग्नोर करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, इनको इग्नोर करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा ये कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 2-3-4 लोग, कोई भी जिनसे आपका बैकग्राउंड मैच हो रहा है या जिनसे आपको लगता है कि इनकी अप्रोच मेरी अप्रोच से थोड़ी ठीक ठाक है, उनको देख के आप जो है अपना स्टार्ट करें। और एक बार जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली है तो स्ट्रैटेजी के में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें, उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहें। हो सकता है वो 100% परफेक्ट ना हो, बट वो 80-90% भी ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। और स्ट्रैटेजी पे फोकस करने के बाद आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। 365 दिन ऐसे नहीं होंगे जब आपका पढ़ाई करने का मन करे, लेकिन हर दिन आपको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब भी आपको 1 घंटा बुक तो लेके बैठना ही है। तो ये मेरी तरफ से आपको है। गलतियां क्या करते हैं हम? सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जैसे एक बहुत आजकल प्रोवर्ब चलता है कि स्क्रॉलिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। तो जितना स्मोकिंग का एडिक्शन होता है उतना हमें इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स को स्क्रॉल करने का एडिक्शन है। तो अपना जो ध्यान है उन रील्स को स्क्रॉल करने पर वेस्ट ना करें। दूसरों की रील्स देखें, अच्छी बात है, लेकिन ये कोशिश करें कि आप स्वयं सक्सेसफुल हों, ताकि आप उस मुकाम पे पहुंचे जहां आप किसी और को देख के आज खुश हो रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के अलावा दूसरा ये कि पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि ये जो एज है वो डिस्ट्रैक्शन वाली एज है, लेकिन
ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके करियर के जो गोल्डन ईयर्स हैं, ये कभी दोबारा नहीं आएंगे। और 12th के बाद के ये जो आपके 3-4-5 साल है, ये 3-4-5 साल आपके अगले 30-40 साल डिसाइड करते हैं। तो अपना सारा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई पर दें। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोग ही केवल ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म हमारा इम्प्रूवमेंट के लेवल से करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से करना चाहते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम लोग जो है उनका क्रिटिसिज्म हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो उस क्रिटिसिज्म से बचें, उनसे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें। और इसके अलावा मेरा यही कहना है कि पहले तो अपना जो माध्यम है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं इस विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि अपनी माध्यम या अपनी रीजनल जो लैंग्वेज है, उसके लिए अपने मन में कुछ भी कुंठाएं ना रखें। आप ये ना सोचें कि मेरी भाषा जो है वो अच्छी नहीं है या इससे रिजल्ट नहीं आता है। उसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे। पहला तो ये कि आप जिस भी भाषा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप अगर हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हो और हिंदी में अशुद्धियाँ लिख रहे हैं, तो वो बात ठीक नहीं है। आप अपनी उस भाषा पे पकड़ रखिए, अच्छी हैंडराइटिंग बनाएं। और दूसरा कि उस रीजनल भाषा पे रहते हुए भी हमें अंग्रेजी से वैमनस्य नहीं रखना है। कम से कम आप अपने अंग्रेजी भाषा को इतना सक्षम रख लें कि आप पेपर में, जब फाइनल पेपर में हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, तो दोनों को समझ के उस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में कैपेबल हों। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल सीसेट को लेके एक बहुत डर जो है वो चल रहा है। तो एक डिबेट बार बार आती है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में अब आ चुके हैं, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट तो वो नहीं है जो आपने पहले पढ़े हैं। इकोनॉमी पहले नहीं पढ़ा होगा, सबने ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ा होगा। तो जब आप इस प्रिपरेशन में आ गए हैं, तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सीसेट की जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसको भी एक कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह आप लें, क्योंकि उसको भी प्रिपेयर करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आसपास के कई सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके लगातार 3-3, 4-4 साल से जीएस की कट ऑफ से 20-20, 30-30 नंबर ऊपर हैं, लेकिन सीसेट में हर बार 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से रह जा रहे हैं। तो सीसेट को थोड़ा सीरियसली लें। एक जेन्युइन मैथ्स स्टूडेंट की तरह आप उस मैथ्स को प्रिपेयर करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो संघर्ष यात्रा है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे मेरा ही अगर देखें, तो जब मैं 10th क्लास में पास हुई तो कितने परसेंट आए, जब परसेंट पता चले तो मेरिट में कौन सा रैंक है, फिर आईआईटी में नहीं हुआ तो अरे आईआईटी में नहीं हुआ, फिर जब नीट में हो गया तो अरे रैंक कितनी है, रैंक पता चली तो कॉलेज कौन सा मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिल गया तो अरे यूपीएससी की तैयारी कर रही है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो अटेम्प्ट कौन सा है, अटेम्प्ट कौन सा है तो फिर निकल गया है तो रैंक कौन सी आई है, रैंक मिल गई तो सर्विस कौन सी है, सर्विस मिल गई तो पोस्टिंग कहाँ है, पोस्टिंग मिल गई तो डिपार्टमेंट कौन सा है। तो ये नेवर एंडिंग रेस है। लाइफ में हमें इस रेस में फंसना नहीं है। केवल जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप मुकाम पर हैं, चाहे आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, वहां अपना बेस्ट दें और छोटी से छोटी सर्विस में इतना कंट्रीब्यूट करें कि जब आप उस पद को छोड़ें या जब आप उस पद से स्थानांतरित हों, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ये याद करे कि उन्होंने ऐसा काम किया था,